लेकिन सवाल यह है कि मस्जिदों, मदरसों, वक्फ की जमीनों और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की बात करना भड़काऊ भाषण कैसे हो सकता है। जो लोग सरकार बनाओ की बात करते हैं, उनसे पहला सवाल यह होना चाहिए, क्या वे अकेले सरकार बना सकते हैं? और हर कुर्सी के पीछे कई दलों के आपसी फायदे और समझौते होते हैं, इसलिए हमारा रुख साफ होना चाहिए। राजनीतिक बहसों में अक्सर एक बुनियादी बात नजरअंदाज कर दी जाती है। वोट सिर्फ चुनाव जीतने का जरिया नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक पूरी कौम की मौजूदगी, आत्मसम्मान और प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है। आज जब कई पार्टियां और नेता मिलकर गठबंधन बनाकर सत्ता तक पहुंचने की बात करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम अपने अधिकारों और हिस्सेदारी की बात साफ तौर पर रखें। सिर्फ सत्ता तक पहुंचाने के लिए वोट देना और फिर सत्ता में आने के बाद भी प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाना, यह एक बड़ी नाइंसाफी है जिसका सामना हमारी कौम लगातार कर रही है। कोई शक नहीं, जो लोग सरकार बनाओ की बात करते हैं, उनसे पहला सवाल यह होना चाहिए, क्या वे अकेले सरकार बना सकते हैं? आज की राजनीति में गठबंधन आम बात है और हर कुर्सी के पीछे कई दलों के आपसी फायदे और समझौते होते हैं, इसलिए हमारा रुख साफ होना चाहिए। हम अपने कौमी और धार्मिक हित को इस तरह रखें कि हमारी भागीदारी के बिना कोई सरकार बन ही न सके। सिर्फ कुर्सी पाना नहीं, बल्कि उस कुर्सी की ताकत में हमारी मौजूदगी महसूस होनी चाहिए। हमारी कोशिश सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्ता में आने के बाद राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत प्रतिनिधित्व को यकीनी बनाना चाहिए। ये मांगे लिखित रूप में अपने सहयोगियों के सामने रखनी चाहिए ताकि बाद में कोई बहाना न बना सके। अगर गठबंधन भाजपा के खिलाफ एक विचारधारा के तौर पर बनते हैं तो ये अच्छी बात है ना, हम तो समर्थन देते हैं इसका। लेकिन जब वही गठबंधन हमारी मदद से सत्ता में आते हैं और हमें हिस्सा नहीं देते, तो ये खुली नाइंसाफी है। अक्सर हमारे नेताओं या संगठनों को वोट काटने वाला कहकर बदनाम किया जाता है। सवाल यह है कि वोट आखिर दिया किसने? वही जनता जिसने हम पर भरोसा किया। तो उन्हें वोट कटुआ कहना दरअसल अपने ही लोगों की बेइज्जती करना है। कुछ नेताओं को खुली छूट दी जाती है, उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब हम अपने हक की बात करते हैं तो हमें बदनाम किया जाता है। यह दोहरा मापदंड हमारे राजनीतिक हितों के खिलाफ है और इसका जवाब हमें सलीके और एकता के साथ देना होगा। एकता के साथ। जब भी हमारी कौम के बुनियादी अधिकारों की बात की जाती है तो कुछ लोग उसे भड़काऊ बयान कह देते हैं। भाई ओवैसी तो भड़काऊ भाषण देता है। लेकिन सवाल यह है कि मस्जिदों, मदरसों, वक्फ की जमीनों और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की बात करना भड़काऊ भाषण कैसे हो सकता है? जुल्म के खिलाफ बोलना हर मजहब, हर तहजीब का फर्ज है। अगर अपने हक की बात करना भड़काऊ कहलाने लगे तो फिर इंसाफ, सुधार और सच की बात कौन करेगा? इसलिए हम साफ कहते हैं, अपने धार्मिक और सामाजिक संस्थानों की रक्षा करना हमारा नागरिक और नैतिक फर्ज है, न कि कोई उकसाने वाली बात। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के बारे में अलग अलग राय है। कोई उन्हें जनता की आवाज मानता है, कोई उनकी आलोचना करता है। लेकिन अगर कोई नेता नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत की हिफाजत का वादा करता है और कानून के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ता है, तो उसके समर्थकों के जज्बे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीति में मतभेद होंगे, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे साझा मकसद मजहबी सुरक्षा, तालीमी हक और कौम की सलामती इन मतभेदों से कहीं ज्यादा अहम है। हमें रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि हमारा अस्तित्व राजनीतिक तौर पर मजबूत रहे। हमारी आवाज, हमारा हक और हमारी इज्जत ये सिर्फ मांगे नहीं, बल्कि हमारे वजूद की पहचान है। हम ये मांग करते हैं हमारे वोट की कीमत को कम न आंका जाए, हमारी प्रतिनिधित्व की बात को नजरअंदाज न किया जाए और हमारे संस्थानों की हिफाजत को भड़काऊ कहकर दबाने की कोशिश न हो। हम संगठित, साफ और सिद्धांतों पर आधारित जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि आने वाले दिनों में न सिर्फ कुर्सी मिले, बल्कि सत्ता में हमारा हक और हिस्सा भी यकीनी हो सके।